Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए जो सीटेट की मैंने आपकी ऑनलाइन जितने भी आपकी शिफ्ट्स हुई हैं उनके जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपके स्टार्ट कराए हैं, जिसमें से मैं आपका CDP पेपर 1 के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं सब मैं आपके सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, ये CDP पेपर 2 के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जितनी भी क्लासेस मैं आपके ले रही हूँ कंटिन्यू, ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि मैनी टाइम्स यही क्वेश्चन आपके रिपीट होके एग्ज़ाम में आते हैं, लैंग्वेज चेंज करके दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? देखिए ग्रॉस मोटर स्किल का इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो आपका स्केचिंग या फिर होल्डिंग अ निडल, वॉकिंग फास्ट, पुटिंग ब्रीड्स इन अ थ्रेड्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो देखो निम्नलिखित में स्थूल आपका जो ग्रॉस, देखिए दो मोटर स्किल होती हैं, ग्रॉस और कौन सी होती है आपकी? एक तो ग्रॉस होती है, दूसरी होती है आपकी फाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछी कौन सी है? आपकी ग्रॉस पूछी। तो देखिए सुई पकड़ना, ठीक है, उसके बाद आपका धागे में मोती पिरोना, ये तो आपका क्या होता है? ये होती है आपकी फाइन मोटर स्किल। ठीक है, चित्र बनाना ये भी आपकी क्या होती है? फाइन मोटर स्किल। लेकिन यहाँ पर तेज चलना क्या हो गया आपका? वॉकिंग फास्ट, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास का अधोगामी सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या बताता है? देखिए सिद्धांत बताता है कि विकास किस और तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि जो बच्चे का विकास है वो कहाँ से होता है? आपका केंद्र से बाह्य, सेंटर टू एक्सट्रीमीज। ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीमीज। अगर हम करें सिफेलोकॉडल की बात, तो देखिए सिफेलोकॉडल जो आपका होता है जिसको हम बोलते हैं शीर्षगामी, क्या बोलते हैं जिसको हम? शीर्षगामी। ठीक है, शीर्षगामी सिफेलोकॉडल, तो उसमें आपका होता है हेड टू टो। कैसा होता है आपका? हेड टू टो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आपसे प्रॉक्सिमो डिस्टल आपसे पूछा है। ठीक है, और ये होता है आपका सिफेलोकॉडल। क्या होता है आपका? सिफेलोकॉडल। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्न में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? देखिए समाजीकरण के कौन से आपके द्वितीय कारक हैं? तो देखिए स्कूल होगा आपका, बुक्स होगा, मीडिया होगा या फिर पेरेंट्स होगा। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स को छोड़कर, पेरेंट्स क्या होते हैं आपके? प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, पेरेंट्स को छोड़कर और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सेकेंडरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? देखिए हाइपोथेटियो डिडक्टिव थिंकिंग। देखिए ये जो थिंकिंग है आपकी, ये बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है? जब बच्चा किस में होता है आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। किस में होता है आपका बच्चा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन आ जाता है। उसके अलावा आपका क्या होता है इसमें? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, लॉजिक आ जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका क्या होता है? एनिमिज्म की भावना आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, एनिमिज्म की। अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी होती है। क्या होती है आपकी? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? तो देखिए जीन पियाजे आपके किस चीज़ को महत्व देते हैं? तो देखिए रेडीनेस टू लर्न, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स या फिर फंक्शनल फिक्सनेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सीखने के लिए तत्परता। क्या होगा आपका? सीखने के लिए तत्परता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत जो है वो इस समय किस अवस्था में है? तो देखिए जो अमरजीत है वो कौन सी स्टेज में है? तो वो है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। किस में है आपकी? वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने से जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसे पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए नहीं कहना है। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना। देखिए, उस कार्य को स्विच कर देंगे, दूसरे कार्य को करने के लिए कह देंगे, ये भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए या फिर अस्पष्ट निर्देश। देखिए, अस्पष्ट निर्देश हम नहीं देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यवन की अनुशंसा की है? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो है वो किस चीज़ पर आपके फोकस करते हैं? तो वो करते हैं आपके सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, यूज़ ऑफ कल्चरल टूल्स। ठीक है, यूज़ ऑफ कल्चरल टूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो देखिए, जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किस चीज़ को ज़्यादा स्थान देती है? तो वो हैं आपके कौन? विद्यार्थी। क्या होते हैं आपके? विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। ठीक है, काउंसलर बनना चाहता है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो देखिए, उसको किस तरीके की बुद्धि के अवसर दें? तो देखिए, वो होती हैं आपकी, क्या होती हैं आपकी? वो अंतर व्यक्तिक। कैसी होती हैं आपकी? अंतर व्यक्तिक। ठीक है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, सहयोगात्मक अधिगम जब कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चा कर रहा है, ठीक है, एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित, देखिए केवल जहाँ आता है वो आपका गलत होता है। ठीक है, चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित, जो चर्चा और वाद विवाद होते हैं वो तो अधिगम में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो प्रतिबंधित करने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, एक समान योग्यता वाले हम लेबलिंग नहीं करेंगे बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो देखिए, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है आपकी? तो यहाँ हो रही है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता की से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखते हैं आपके क्या क्या हैं। रूढ़िवाद चुनौतियों को कम कर रहा है, देखिए कम तो नहीं कर रहा है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, या फिर जेंडर रूढ़िवाद धारणाओं को तोड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। देखिए, प्रैक्टिसाइजिंग जेंडर बाइस, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं जेंडर बाइस। ठीक है, जो जेंडर बाइसनेस है उसको क्या कर रहे हैं? उसका पालन कर रहा है यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए क्या करेंगे शिक्षक? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह, देखिए समूह लेबलिंग नहीं करनी है, वो भी सेम स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। ठीक है, सभी में सफलता की अपेक्षाएं करनी और बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण हमें नहीं करना, सेम चीज़ के आधार पर हमें वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का हमें यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, वो आपका पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो देखिए, केवल सत्र के आरंभ में, केवल जहाँ है वो नेगेटिव होता है, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में, देखिए केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या होता है आपका? वो पूरे सत्र होता है। ठीक है, जब भी कोई यूनिट टेस्ट होता है क्लास में या टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चे को, उस बीच में अगर टीचर क्वेश्चन बच्चों से पुटअप कर रहा है, ठीक है, तो वो सब आपके क्या होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही पार्ट आपके होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा?
लिखित में से कौन सा जो प्रश्न है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, प्रमोट करेगा? तो देखिए, श्रीलंका का राजधानी कौन सी है? ये वन वर्ड आंसर आपका हो गया। ठीक है, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका वन वर्ड आंसर हो गया। ठीक है, वन वर्ड आंसर हो गया। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? वन वर्ड आंसर हो गया। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड बच्चा क्या करेगा, उसमें अपने थॉट्स को यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4th होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो देखिए, समावेशन की आवश्यकता हेतु किस चीज़ की, समावेशन की अवधारणा हेतु किस चीज़ की आवश्यकता आपकी होती है? विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड आपको टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ देखिए चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, आपके अध्यापक सेंटर्ड नहीं होती। नामीकरण बच्चे का नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके होगा गलत। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? तो देखिए, जो डिसलेक्सिया होती है वो आपकी किस चीज़ में होती है, किस चीज़ में आपका विकार उत्पन्न करता है? तो वो करती है आपकी लिखित विषय वस्तु के बोध में। किसमें? लिखित विषय वस्तु के बोध में। देखिए, भावात्मक में इसका कोई वो नहीं होता, शारीरिक में नहीं होता और सामाजिक अंतर्क्रिया में नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा मजबूत पक्ष भी है जिसका अध्यापक इस्तेमाल करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कौन सा पक्ष है जो क्या होता है? मजबूत होता है, जिससे अध्यापक जो है उनको उनके लिए कुछ बेटर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, स्वलीनता से जो आपके बच्चे जूझ रहे होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो वीक होती है। ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन उनकी कम होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, हेजिटेशन होती है उनको, हेजिटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट हेजिटेशन, तो हेजिटेशन उनको होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो अपने शेड्यूल के साथ चेंजेस में एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। वो क्या करेंगे? टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। देखिए, जो सूक्ष्म आपके विवरण होते हैं उन पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे, क्योंकि लंबे लंबे लेक्चर्स वो नहीं कवर कर पाते हैं। ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने। ठीक है, क्या करके? सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देकर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट है, दृष्टिबाधिता से जूझ रहे विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस चीज़ से हमें बचना चाहिए? तो देखिए, श्याम पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। तो देखिए, यहाँ पर आप एकदम कैच कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम लिखित परीक्षण बच्चे को दे रहे हैं लेकिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? दृष्टिबाधिता से दिक्कत है ना, तो वो क्या करेंगे? लिखित चीज़ों को तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको क्या है? दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? तो देखिए, कौन सी विशेषता आपका जो है वो प्रतिभाशाली, जो गिफ्टेडनेस चिल्ड्रन होते हैं उसकी नहीं पूछी है इन्होंने। ठीक है, औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, या फिर जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो होगा जानकारी को ग्रहण। देखिए, जानकारी को एकदम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनमें धीमापन नहीं होता। नोट है, या आपका नोट ही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, कौन से परिप्रेक्ष्य देने चाहिए और कौन सी प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो ऑप्शन है वो है वृद्धिबोधक या फिर एक सक्रिय। देखिए, पैसे तो हम देंगे नहीं, तो पैसे तो हम काट देंगे। ठीक है, पैसे तो होता ही नहीं है, पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, अस्तित्व बोधक या फिर एक सक्रिय। तो देखिए, इन दोनों में से ही आपका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा देखिए इंक्रीमेंटल और एन एक्टिव। देखिए, स्टूडेंट को क्या करेंगे? एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के क्या करने चाहिए? वृद्धिबोधक और एक सक्रिय प्रक्रिया
मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, गतिविधि को महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है, गतिविधि को अगर हम महत्व नहीं दे रहे हैं तो इसमें बच्चे का क्या अनुभव करने की संभावना है। तो देखिए, जिज्ञासा, उत्साह, आनंद या फिर बोरियत। देखिए, जिज्ञासा जब हम रियल लाइफ से किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे को क्या करते हैं, एक्टिविटी देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, क्यूरियोसिटी के साथ उस काम को करता है। लेकिन बोरियत बच्चे के अंदर कब आती है, जब आप क्या करोगे, गतिविधि का यूज़ ही नहीं करोगे वहाँ पर, तो बच्चे किस चीज़ का अनुभव करेंगे, आपके बोरियत का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, मतलब प्रमोट करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, स्कूल अध्यापिका ऋचा तो क्या करेगी, वो क्या करेंगे, वो विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित करने के लिए कहना, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण। देखिए, कंठस्थ स्मरण तो हमें नहीं कराना, ठीक है, ये तो आपका नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संभवतः स्थापित करने के लिए निरुत्साहित। देखिए, हमें डिस्करेज भी यहाँ पर नहीं करना होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जहाँ पर भी आपको नेगेटिव वर्ड्स दिखे उनको तो आप क्या करोगे, एकदम से ही काट दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कि कौन सा आंसर आपका जो होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित करने के लिए कहना। देखिए, बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चा टीचर बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख ली ओनली, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। तो देखिए, कौन सी विशेषता जो है वो सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण। देखिए, कंठस्थीकरण फिर से आ गए, मानकीकृत पाठ्यचर्या का हमें यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, इनमें से आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, अन्वेषण संबंधी, देखिए खोज संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को खोज के अवसर देके कराना चाहिए, वो आपकी क्या होती है, रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश प्रमोट करता है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय अनुकरण नहीं है, ज्ञान का मात्र पुनरुत्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके थर्ड और फोर्थ, देखिए ज्ञान का केवल मात्र पुनरुत्थान। ठीक है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो, जिसमें निष्क्रिय श्रवण, देखिए निष्क्रिय श्रवण पैसिव चीज़ें फिर से आ गई हैं, जो संदर्भ से हटकर हो, संदर्भ से हटकर आप क्या कराएंगे उसको, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। देखिए, सरल से जटिल की ओर होता है, ना कि जटिल से सरल की ओर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। तो देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवा कर, देखिए कंपटीशन बच्चों के अंदर नहीं डालना है। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, तो देखिए केवल आपका आ गया, गलत हो गया। कंठस्थीकरण करके, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है, या फिर दोनों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो आपकी अधिगम की गति होती है व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों कारकों के क्या होते हैं, पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, देखिए जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन होते हैं बच्चों के,
अनदेखा करना चाहिए, गलत है। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत है। हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं, ये भी आपका गलत है। देखिए जो बच्चों के अंदर वैकल्पिक अवधारणाएं आती हैं वो क्या होती हैं, वो लर्निंग में क्या होती हैं, यूज़फुल होती हैं, ठीक है, ना कि क्या करते हैं उसको उनको निरुत्साहित करो, ठीक है, अनुभवों से संबंधित नहीं होती, उनके अत्यंत गलत होती है। वो क्या करती हैं, अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी हुई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। तो देखिए किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस चीज़ से बचेंगे, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करके, पॉजिटिव है आपका। कारक प्रभाव संबंध को रेखांकित करके, पॉजिटिव है आपका। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। देखिए जब आप क्या करोगे, बच्चों को नॉन एग्जाम्पल्स देते हो, मान लो स्टडी से रिलेटेड आप क्या करोगे, उसको कोई कैलकुलेशन का आपका है लेकिन आप उसको क्या करते हैं, उदाहरण दे देते हैं मार्केट वगैरह के किसी चीज़ का, तो आप क्या करें, गैर उदाहरण वहाँ पर यूज़ करें। तो गैर उदाहरण तो आपके क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं बच्चे की लर्निंग में, ठीक है। जितने भी आप बच्चों को एग्जाम्पल्स दोगे वो क्या होंगे, उनकी लर्निंग में इफेक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए संपत्तियों की विषय वस्तु को जानकारियों से के असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना। देखिए जब आप विषय वस्तु की जानकारियों को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी धारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि और सारे पहलू आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज का जो सेशन है आपको वो यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही मेरी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।